हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम हरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित सारे अनुच्छेदों को भी यहाँ याद करने की कोशिश करेंगे और याद करने के साथ साथ समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में राष्ट्रपति से 1 नंबर 2 नंबर आपको दिलाएगा। और राष्ट्रपति को मैंने इतने अच्छे तरीके से आप समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो राष्ट्रपति से आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हो जाएगा क्लियर। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, मैं सीधे पॉइंट पर चलता हूँ। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की क्या की गई है? राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं मैंने यहाँ पे लिखा है और लिखने के साथ उससे संबंधित तथ्यों को भी लिखा है, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके बारे में विस्तार से समझाने का भी प्रयास किया है। तो इसे आप समझिए और देखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको लगेगा कि हाँ, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आपके तैयार हो चुके हैं। तो मैं सीधे आगे चलता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित रहेगी? राष्ट्रपति में। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। और जो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यदि एग्जाम में पूछता है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इतना आप ध्यान में रख दीजिएगा। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन अगर पूछता है एग्जाम में तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन यही पूछता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक प्रतिनिधि कौन है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो आप प्रधानमंत्री को टिक करेंगे। लेकिन यदि पूछता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसे हम नीचे अभी यहाँ पे समझेंगे और समझने के साथ साथ उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम एक नज़र अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया, उसके बाद नीचे हम अनुच्छेद को देखते हुए समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की बात की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस नियम से किस रीत से होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात की गई है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, और यानी कार्यकाल की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पुनः निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 57 में यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचन हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी हम उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में दिया गया है, यानी राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में अनुच्छेद 58 में संबंधित है। अनुच्छेद 58 मतलब अ से 58, अ से अर्हताएँ योग्यताएँ, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। क्या की गई है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो कैसे लगता है, किस नियम से लगता है उसके बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए व्यक्ति की जो पदावधि होगी उसके बारे में चर्चा की गई है। अब दोस्तों, हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैंने अनुच्छेदों को एक साथ लिख दिया है कि आपको एक जगह मिल जाए, आप आसानी से पढ़ लें। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधे साधे शब्दों में कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। इसे आप ध्यान देंगे, एग्जाम में डायरेक्ट इस क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा 52, 53, 54, 55, तो आप किसको टिक करेंगे? 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति के निर्वाचन जब होता है तो उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संसद के दोनों सदन, यानी संसद का जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य दोस्तों, कौन? निर्वाचित सदस्य। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता
करता है तो इन सदस्यों को छोड़कर केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और हर राज्य के जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही साथ जो दिल्ली है, पांडिचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के 2 विधानसभा के राज्य हैं, वही दोनों राज्यों के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हर राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ जो दिल्ली और पांडिचेरी है उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जो ऐसे ही 2 ही प्रदेश ऐसे हैं केंद्र शासित जो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जैसे इस समय अरविंद केजरीवाल हैं कि नहीं वहाँ पे मुख्यमंत्री, तो दिल्ली और पांडिचेरी के सीएम ही क्या, यानी वहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है। हर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, इसीलिए अन्य केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताया हूँ कि आप ये सोचें कि क्यों नहीं भाग लेते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो ये कैसे होता है चुनाव, तो किस आधार पे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा यानी मत प्रणाली द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। जैसे आप समझिए अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको कौन चुनता है, उन्हें जनता चुनती है। यानी जो भी वयस्क नागरिक है 18 साल से ऊपर है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को क्या करता है, चुनता है, और यही सदस्य जाके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए हम इसे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार होता है दोस्तों, यानी उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस टॉपिक को। तो अनुपातिक को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है, यानी समान अनुपात से प्रतिनिधित्व करने की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर राज्य में विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, अगर सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को चुना जाए तो उनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी जनसंख्या का कहने का तात्पर्य है कि किसी राज्य में 500 है, किसी राज्य में 400 है, किसी राज्य में 700, तो इसे जोड़ेंगे तो उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। तो इसलिए समान करने के लिए उनका मत मूल्य निकाला जाता है। तो एक विधायक के मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी उस राज्य की कुल जनसंख्या जितनी जनसंख्या है बटे राज्य के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य, यानी जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें भाग दिया जाता है और गुणे 1/1000 किया जाता है। इस प्रकार एक मत मूल्य का, यानी एक विधायक का, एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य आपके सामने निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जनसंख्या से यहाँ तात्पर्य यदि एग्जाम में आपके पूछता है तो प्रेजेंट टाइम में 2011 की जनगणना से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से, यानी 1971 की जनगणना के द्वारा यहाँ पे इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, IMP है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बन चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, एक सांसद का मत मूल्य, यानी अगर एक विधायक का तो हमने निकाल लिया मत मूल्य, लेकिन एक सांसद का अगर मत मूल्य निकालना है तो कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे सांसद की संख्या, यानी जो विधायक का मत मूल्य निकला है, कुल विधायक का एक का निकला है तो गुणे जितने विधायक रहेंगे उसमें कर देंगे। तो कुल विधायकों का मत मूल्य बटे सांसदों की संख्या जो निर्वाचित है, मनोनीत सदस्यों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, उनका चर्चा यहाँ पे कोई नहीं किया गया है। यहाँ पे भाग गुणा नहीं करना है, बस एक मत निकालने के कुल विधायकों का मत मूल्य बटे सांसदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मत मूल्य निकालने के बाद अब इनका क्या होता है, चुनाव होता है दोस्तों। और एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसे आप यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम कोटा जो राष्ट्रपति विजयी होता है उसे कुल पड़े माने जितने वोट पड़ेंगे, वैध मत होंगे, उसका बटे 2+1, यानी आधे से एक अधिक
50% से एक भी अगर आ जाता है, अगर एक वोट से भी आप मत से विजयी हो जाते हैं तो कम से कम न्यूनतम कोटा होता है कुल पड़े हुए मत का, यानी 50% से अधिक आपको पाना है, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एकल संगमरमर प्रणाली को हम थोड़ा सा समझाना, आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें 4 उम्मीदवार हैं, चाहे ABCD, मान लीजिए कोई है रामनाथ कोविंद हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, तो इससे अच्छा नाम से अच्छा मैं कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ABCD आप मान लीजिए, तो कुल प्राप्त वैध मत में जैसे मान लीजिए कि 2500 वोट पड़ा। ठीक है, यदि 2500 वोट पड़ता है तो 1251 मत, यानी न्यूनतम कोटा अगर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार 1251 मत पाता है तो क्या है, वो क्या विजयी माना जाएगा। मान रहे हैं कि 4 लोग लड़े हैं तो कोई 950, कोई 700, कोई 500, कोई 350 मत ऐसे प्राप्त होता है, तो क्या होगा, न्यूनतम कोटा किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो जो सबसे कम वोट प्राप्त किया है, मत प्राप्त किया है, इसे मान लीजिए D को 350 मत प्राप्त किया है, तो उसे इस स्पर्धा से इससे बाहर कर दिया जाएगा। और बाहर करने के बाद 350 जो मत पत्र हैं द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार एकल संगमरमर पद्धति के द्वारा मतलब मत गिना जाता है। जैसे आप जानते हैं, GS पढ़ते होंगे तो BB गिरी जो हैं राष्ट्रपति बने थे, वो द्वितीय गणना जब हुई, मत गणना हुई, उस समय वो विजयी हुए थे पहले चक्र में, यानी पहले बार में वो विजयी नहीं हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो इसे आप आसानी से समझ लेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या दिया है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। किसकी कार्यकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के, यानी शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर बने रहेगा, लेकिन इसके पूर्व भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा तो तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे राष्ट्रपति पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति पर भी बना रहेगा, यानी 5 वर्ष की पदावधि जो रहेगी उसकी समाप्त होने पर भी वो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता अपने पद पे क्या रहता है, बना रहता है दोस्तों। क्या करता है, अपना पद पे बना रहता है। अनुच्छेद 57 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, यानी कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, लेकिन इस पे संविधान मौन है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा व्यवस्था नहीं है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इस तथ्य को यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। देखिए अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में बताया गया है, अर्हताएं के बारे में बताया गया है। पहला तो सबको जानता है कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो या उससे अधिक हो। तीसरा पॉइंट क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के क्या हो, योग्यता रखता है। और चौथा क्या है, लाभ के पद पर न हो, क्या हो, लाभ के पद पर न हो। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50, कितने, कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा क्या हो, प्रस्तावित हो और 50 मतदाता द्वारा अनुमोदित हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता है। और किसी भी उम्मीदवार द्वारा यदि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है तो वैध मतों का 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग उसे प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा उसका जमानत क्या हो जाता है, जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाता है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और लाभ के पद पे यहाँ से संबंधित आप जानिएगा कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सरकारी पद पे कार्य है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के जो मंत्री होते हैं
पद हैं, मंत्री के जो पद हैं, उसे लाभ का पद नहीं माना जाता। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन लाइन में बनता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी लाभ का पद है। ऐसा व्यवस्था नहीं है। और लाभ का पद जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन आप यदि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या राज्य के राज्यपाल हैं, या संघ अथवा राज्य के किसी भी प्रकार के मंत्री हैं, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। अनुच्छेद 60 के तहत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 60 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके समक्ष भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 60 के तहत क्या किया गया है? राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। और किस प्रकार का वो शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति अपने पति यानी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, सेवा कल्याण के लिए वो शपथ ग्रहण करते हैं। और मैं जब अनुसूची पढ़ाया था तो बताया था कि राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण है अनुसूची 3 में नहीं रखा गया है, बल्कि अनुच्छेद 60 में रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत करता है, और राज्यपाल 159 के तहत करता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी शपथ ग्रहण करता है वो अनुसूची 3 के तहत करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का अतिक्रमण करने पे, यानी संविधान का नियमों का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जाता है, हटाया जा सकता है। और संसद द्वारा इस चलाई जाने वाली प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होना हो जाए तो इससे मैं संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आप पूरे राष्ट्रपति को कवर कर लेंगे। और इसकी संघीय कार्यपालिका शक्ति हैं, कुछ चुनाव संबंधी विवाद हैं, उससे मैंने अलग वीडियो में बनाने का प्रयास किया है कि वीडियो आपको लंबा ना हो जाए। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, और समझने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी को दबा दीजिए कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। यदि संविधान से संबंधित और इतिहास से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।